फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल फंड का क्रिएशन किया है जिसका नाम है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर फंड्स को क्रिएट करने के साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अपील की इस फंड में डोनेट करने के लिए, और जिसका लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इस फंड को क्रिएट करने के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी शुरू हुई। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट करना शुरू किया और एक पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इसका विरोध मेनली 2 पॉइंट पे हो रहा है। नंबर 1, क्या ये बोनाफाइड है, क्या ये लीगल तरीके से क्रिएट किया गया है, एंड नंबर 2, क्या हमारे पास एक और फंड क्रिएट करने की जरूरत थी जब हमारे पास ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है। तो आज इन्हीं मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली ये फंड क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी, और इसको हम लोग नेशनल रिलीफ फंड यानी प्रधानमंत्री राहत कोष से तुलना करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस पिटीशन की जिस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये पिटीशन डाली गई थी और इसमें ओनली 2 पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया था। नंबर 1, तो पीएम केयर फंड ये जो है वो पिटिशनर ने ये कहा था कि ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए यानी कि किसी ऑर्डिनेंस या एक्ट बना के नहीं लाया गया, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। दूसरी उसकी डिमांड ये थी कि इसको कंसोलिडेटेड फंड के आर्टिकल 266 और 267 क्लॉज 2 के हिसाब से क्रिएट नहीं किया गया है। तीसरी उन्होंने साथ ही डिमांड ये किया था कि इसको प्रधानमंत्री राहत कोष यानी नेशनल रिलीफ फंड के साथ मर्ज करा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस बोबडे के अध्यक्षता में बैठी 3 जजों की बेंच ने इसको साफ खारिज कर दिया, और उन्होंने एक वर्ड खास तौर पे जोड़ा कि द पिटिशनर इज मिसकंसीव्ड। पिटिशनर इज मिसकंसीव्ड का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में पिटिशनर ने इसको सही नहीं समझा, यानी कि इसकी लीगैलिटी पे बगैर जांच किए हुए पिटिशन डाला, यानी सीधे शब्दों में बोले तो ये बोल करके खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस और बाकी जजों की बेंच ने यह भी पाया कि पिटिशनर ने जो कंसोलिडेटेड फंड के प्रोविजंस के हवाला देते हुए इसको चुनौती दी थी वो गलत है, यानी कि एक बोनाफाइड है और ये पूरी तरीके से लीगल प्रोसेस से बनाया गया है। इसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी कंट्रोवर्सीज रेज कर रही है। कांग्रेस का शुरू से ये मानना है, जो शुरू से इसके विरोध में रही है, कांग्रेस का ये मानना है कि एक अलग फंड क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, और पीएम केयर्स के जितने पैसे हैं, ये कांग्रेस की डिमांड है कि पीएम केयर्स के जितने भी पैसे हैं उसको नेशनल रिलीफ फंड में डिपॉजिट कर दिया जाए और उसके साथ के जो पड़े हुए 3800 करोड़ रुपए इसका एक साथ यूटिलाइजेशन किया जाए। वहीं लेफ्ट पार्टी की ऑब्जेक्शन ये है कि पीएम केयर फंड में जो सीएसआर एक्टिविटीज के लिए रिलीफ दी गई है कॉरपोरेट्स को, वो स्टेट गवर्नमेंट के फंड में रिलीफ करने पे नहीं दी गई है और ये दी जाए। इन्हीं चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे और कंपेयर करके देखते हैं कि पीएम केयर वर्सेस पीएम नेशनल रिलीफ फंड दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है और प्रेजेंट सिचुएशन में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं पीएम केयर फंड क्या है। पीएम केयर फंड यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। जैसा हम सब जानते हैं 28 मार्च 2019 को इसको क्रिएट किया गया और इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ये फंड सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 से उत्पन्न हुई, इससे क्रिएट हुई जितने भी तरीके की क्राइसिस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनसे निपटने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं और साथ ही साथ 3 और मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इसके ट्रस्टी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर और लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि उनके डिस्क्रिप्शन पे है, किया जा सकता है, यानी ये लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि इस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। इसमें इनकम टैक्स के 80G के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत आप डिडक्शंस इसमें आप टैक्स में छूट ले सकते हैं अगर आप इसको इसमें डोनेट करते हैं तो। साथ ही साथ आपको FCRA के तहत भी छूट मिलेगी, यानी कि फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट जो है, यानी कि जो बाहर से कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग जो होते हैं, यानी हमारे NRI बंधु जो और लोग जो बाहर से इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी FCRA के प्रावधानों के हिसाब से छूट इसमें मिलेगी।
इसकी ऑडिट सीएजी से कराने का प्रावधान है। जिस तरीके से बाकी अकाउंट्स की जाती है उसी तरीके से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसकी ऑडिट करेंगे। और जो कंपनीज इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगी, जैसे कि आपने सुना टाटा केयर या अजीम प्रेम जी की विप्रो ग्रुप्स या और भी बहुत सारे जिंदल्स हैं या अदानी ग्रुप हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें जो डोनेट किया है, तो जो इस फंड में डोनेट करेंगे वो इसको सीआरएस एक्टिविटीज के तहत दिखा सकते हैं। सीआरएस क्या है? सीआरएस का मतलब होता है कॉर्पोरेट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज लॉ 2013 के अकॉर्डिंगली कोई भी कंपनी को अपने प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट का 2% सोशल एक्टिविटीज में खर्च करना होता है। यही सोशल एक्टिविटीज आपको पता है, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सैनिटेशन वगैरह के एक्टिविटी ये करते हैं। तो अगर ये पीएम केयर फंड में डोनेट करेंगे तो इसको ये सीएसआर एक्टिविटी में दिखा सकते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर यानी स्टेट लेवल पे चलाए जाने वाले ऐसे किसी फंड में ये सीएसआर की छूट का फायदा नहीं ले सकते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट किया गया है लेफ्ट पार्टी के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में क्रिएट किया था, और इसका एकमात्र उस समय मुख्य उद्देश्य जो रखा गया था वो ये था कि पार्टीशन के बाद लोगों की जो पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है, इस माइग्रेशन से जो डिस्प्लेस पॉपुलेशन उसकी मदद करने के लिए फंड किया गया था क्रिएट। और उस समय प्राइम मिनिस्टर और इसका एक मैनेजिंग कमेटी का ग्रुप हुआ करता था और वो सारे का सारा इसकी देखभाल करता था। इसमें कॉर्पोरेट ग्रुप्स के भी लोग होते थे, टाटा ग्रुप्स के भी लोग इसमें रहा करते थे। धीरे धीरे ये प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में, पीएमओ ही इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगा। बाद में कुछ समय के बाद माइग्रेशन की प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हुई, तो इसमें नेचुरल एंड मैन मेड हजार्ड्स को शामिल किया गया। नेचुरल और मैन मेड हजार्ड का मतलब हुआ, नेचुरल हजार्ड जैसे आप सब जानते हैं कि बाढ़ हो गया या साइक्लोन आया या सुनामी आई, तो इस तरीके की चीजें से जो राहत पहुंचाने का, रिलीफ पहुंचाने का काम होता है, उसमें इस फंड का यूटिलाइजेशन किया जाने लगा। साथ ही मैन मेड हजार्ड्स जैसे कि एसिड अटैक हुआ या रॉट की सिचुएशन हुई, इन सारे सिचुएशन में भी इसके द्वारा मदद की जाने लगी। इसके अलावा इसमें डिजीजेस जैसे किडनी, हार्ट, कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं उसको भी बाद में शामिल किया गया और लोगों को इससे भी मदद मिलने लगी। जाहिर सी बात है, सारे ऐसे प्रिविलेज नहीं रहे कि सबको मदद मिली, बट इसके जरिए बीमारियों के इलाज के लिए भी इसको उससे पैसा दिया गया। ये पूरी तरीके से फंड जो है वो क्रिएटेड है पब्लिक कंट्रीब्यूशन पे और इसका कोई बजटरी एलोकेशन नहीं किया जाता है। जहां तक सवाल है टैक्स की छूट की, तो टैक्स की में छूट भी मिलती है इसमें पूरी तरीके से, और इसकी ऑडिट सीएजी से नहीं कराई जाती है। पैसे जो होते हैं वो बैंक अकाउंट में रखे जाते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और वहीं से डिसबर्स किया जाता है। लेकिन इसमें सीएजी के द्वारा ऑडिट कराने का प्रावधान नहीं रहा है, और हम इसके बारे में बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को नहीं समझ सकते। हाँ, थर्ड पार्टी ऑडिट जरूर रहा है, बट सीएजी से नहीं रहा है एज पर जो मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ा इस बात को। तो फाइनल कंक्लूजन जो ये निकलता है कि ये दो फंड को अगर हम तुलना करें तो क्या समझ में आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीएम केयर फंड जो है ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से। क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है वो पूरी तरीके से पीएमओ के कंट्रोल में रहता है। पीएमओ को ही फंड को एलोकेट करने से लेकर के सेक्रेटरी को अपॉइंट करने तक की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये पूरी तरीके से पीएमओ के अधीन में है। कोई भी मंत्री, किसी भी तरीके की संस्था, किसी भी तरीके का कोई भी ग्रुप इसमें शामिल नहीं है लीगली। जबकि पीएम केयर्स फंड जो है इसमें क्लियर हमने देखा है स्टार्टिंग के प्रोविजन से ही कि इसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा 3 कैबिनेट रैंक के ट्रस्टी भी शामिल होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर अदर मेंबर्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैसे खर्च करने की जो प्रक्रिया है ये पीएम केयर्स में ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से की जाती है। दूसरी बात यह है कि ये एक स्पेसिफिक पर्पस से लिए क्रिएट किया गया है, जबकि हमने देखा कि
पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है उसमें बहुत सारे पर्पसेस को शामिल किया गया है। उसमें नेचुरल डिजास्टर है, मैनमेड डिजास्टर है, साथ ही बीमारियों के इलाज के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 जिसके उसमें आने वाले डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंसेस और इसके अलावा बहुत सारे आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उससे अराइज होने वाले जो अदर इश्यूज हैं उस पर भी इससे खर्च किया जाता है। यानी कि पर्पस बिल्कुल सिंगल है कोविड-19 से लड़ने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है उसमें उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उसके बहुत ही ब्रॉडर उसके पर्सपेक्टिव है। तीसरी बात है कि जो लोगों की डिमांड है कि इसको कंसोलिडेटेड फंड के साथ मिला देना चाहिए और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ ही इसको खर्च करना चाहिए, तो ये आपको जानना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फंड से खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ती है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के जरिए किया जाता है। इस प्रोसेस को बाईपास करते हुए इस यहाँ पे पीएम केयर फंड से पैसे खर्च करने का जो प्रावधान रखा गया है वो बहुत फास्ट और स्विफ्ट होगा। ये लेजिस्लेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक जो बॉटलनेक्स हैं उनके छुटकारा दिलाता है, और इससे ये हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इससे पैसे बड़े आसानी से बिना किसी असुविधा के खर्च किया जा सकता है। कोई पेपरबाजी टाइप की चीजों में नहीं फंसेगी बात। एक बहुत बड़ी बात जो एक्सपर्ट ये करते हैं और मेरे समझ से भी ये बात सही है कि इसमें एक यूनिवर्सल अपील है, क्योंकि पीएम केयर्स कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ों से कोविड-19 से रिलेटेड एक फंड है, तो इसकी अपील एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये कोविड-19 देश के कोने कोने में फैल रही है और सारे लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उनको इसकी सीरियसनेस समझ में आ रही है और ये इसमें पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको लग रहा है कि ये कोविड-19 का खतरा क्या है उसको ध्यान में रखते हुए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। जबकि एक प्रैक्टिकल सी बात प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जो कि बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ भी नहीं था पहले, नेशनल रिलीफ फंड जो है वो नेशनल रिलीफ और अदर डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए उसमें पैसे डोनेट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ कोई इंसान शायद अपने आप को अंडमान में आए सुनामी से उतना कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि उसकी अपील यूनिवर्सल नहीं है, वो उसी एरिया में कंसंट्रेटेड है। ये एक प्रैक्टिकल सी बात है, तो अपील भी इसकी यूनिवर्सल है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी लीगैलिटी पे क्वेश्चन मार्क किए जा रहे थे कि ये लीगल है या नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर ही दिया है कि ये पूरी तरीके से लीगल है और लीगल कैपेसिटी में बनाया गया है, सरकार ऐसा बना सकती है, और तो लीगल पॉइंट पे भी ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सम अप करें तो ये कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि इमरजेंसी सिचुएशन डिमांड्स इमरजेंसी सॉल्यूशंस। जैसे एक काफी फेमस है, मॉडर्न सॉल्यूशन रिक्वायर्स मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन। तो ये एक हमारा कोविड-19 एक मॉडर्न प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन जो है पीएम केयर्स ही कर सकता है, क्योंकि ये एक मॉडर्न सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही और टॉपिक्स पे हम लोग बात करते रहेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। आने वाले समय में करंट टॉपिक पे हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के जरिए एक एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि उन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, घंटी बजाएं, तभी नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच।